तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रीचर सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को। सीजन 1 को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट्स में मिल जाएगा। पहले उसे देख ले, उसके बाद सीजन 2 को कंटिन्यू करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सीजन 2 की शुरुआत में हम फ्रांस को देखते हैं, जो रीचर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड का हिस्सा हुआ करता था। लैंगस्टन नाम का एक खूंखार आदमी उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है, उसके दोनों पैर तोड़ देता है और उसे स्ट्रेचर से बांधकर एक उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ा देता है। लैंगस्टन उसे कहता है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, बताओ वो डिवाइस कहाँ है। फ्रांस दर्द से चिल्लाते हुए जवाब देता है, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन एक दिन तुम्हें अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा होगा। वो बिग गाय तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लैंगस्टन बेदर्दी से उसे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने का हुक्म देता है। जैसे हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद होने लगता है, वो पूछता है, आखिर कौन है ये बिग गाय। इधर आर्कनसास के एक शहर में रीचर एटीएम से पैसे निकाल रहा होता है। उसके आगे एक औरत खड़ी पैसे निकाल रही होती है, जो बहुत घबराई हुई थी और उसके हाथ पर खून का जख्म होता है। रिचर्ड तुरंत समझ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। रिचर्ड बिना पीछे मुड़े उस औरत से धीरे से कहता है, पीछे मत देखना, बस मेरी बात का जवाब दो, क्या दिक्कत है? क्या बाईं तरफ खड़ी उस कार में बैठा आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? औरत डरते डरते बताती है कि उन लोगों ने उसके बेटे को किडनैप कर रखा है और पैसों की मांग कर रहे हैं। ये सुनते ही रिचर्ड बिना एक सेकंड गवाए कार की तरफ बढ़ता है, अपनी शर्ट को हाथ में लपेटता है और कार का शीशा तोड़कर उस किडनैपर को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। वो बच्चे को सही सलामत छुड़ाता है, औरत से 911 पर कॉल करने को बोलता है और वहां से निकल जाता है। जब रिचर्ड एटीएम से निकाले गए पैसों की रसीद देखता है तो उसे अपने बैंक अकाउंट में दो अजीब डिपॉजिट दिखाई देते हैं। वो समझ जाता है ये एक सीक्रेट कोड है। पहला डिपॉजिट $110 का था और दूसरा $30 का। इन दोनों को मिलाकर बनता है 110th स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और उनका इमरजेंसी डिस्ट्रेस कोड 1030। रिचर्ड तुरंत पास के कपड़ों की दुकान से नए कपड़े खरीदता है और उस दुकान वाली औरत का फोन मांगकर बिना देर किए नीगली को कॉल लगाता है। वो कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत न्यूयॉर्क पहुंचो, हमारी पुरानी यूनिट के ऑफिसर फ्रांस का मर्डर हो गया है। दरअसल कुछ साल पहले रिचर्ड ने यूएस आर्मी में 110th स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की शुरुआत की थी। उसने खुद को मिलाकर कुल 8 खास लोगों को चुनकर ये टीम बनाई थी। इस टीम का हर एक मेंबर किसी न किसी चीज में मास्टर था। हालांकि शुरुआत में उनके पास बड़ा अनुभव नहीं था, लेकिन उनकी टीम का एक अटूट नियम था, अगर किसी ने उनकी टीम के एक भी बंदे को छुआ तो पूरी टीम उसका खात्मा करने आ जाएगी। उस टीम ने 2 साल तक लगातार जांच करके एक बहुत बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया था, लेकिन जांच के आखिरी मोड़ पर जब पता चला कि इसमें आर्मी का एक बड़ा कर्नल शामिल है तो रिचर के सीनियर बॉस ने केस को तुरंत रोकने का लिखित ऑर्डर दे दिया था। लेकिन रिचर को ये नाइंसाफी मंजूर नहीं थी। उसने अपनी पूरी टीम को एक कमरे में बुलाया और दरवाजा खोलते हुए कहा, मैं इस केस को यहाँ बंद नहीं करने वाला। अगर हम आगे बढ़ें तो हमें नौकरी से निकाला जा सकता है, डिमोशन हो सकता है और पूरी यूनिट भंग की जा सकती है। नतीजे बुरे होंगे, इसलिए अगर आप में से कोई भी इस टीम से बाहर जाना चाहता है तो खुशी खुशी जा सकता है। मेरे दिल में आपके लिए पूरी इज्जत रहेगी। रिचर के इतना कहने के बावजूद टीम का एक भी मेंबर कमरे से बाहर नहीं गया। उस रात पूरी टीम मैदान में उतरी और उस पूरे ड्रग रैकेट को जड़ से उखाड़ फेंका, यहाँ तक कि उस भ्रष्ट आर्मी ऑफिसर को भी रंगे हाथों दबोच लिया। इस बात से बौखलाकर रिचर के बॉस ने ऑर्डर न मानने के जुर्म में उस पूरी यूनिट को हमेशा के लिए डिसॉल्व कर दिया था। अलग होने से पहले पूरी टीम ने साथ बैठकर बियर पी, एक यादगार ग्रुप फोटो खिंचवाई और अपने अपने रास्तों पर निकल गए। कहानी अब प्रेजेंट डे में आती है। रिचर एक कैफे में नीगली से मिलता है। नीगली बताती है कि फ्रांस की पत्नी के मुताबिक वो एक हफ्ते पहले ही गायब हो गया था और न्यूयॉर्क पुलिस इस केस की जांच कर रही है। रिचर और नीगली क्राइम स्पॉट की तस्वीरें और ऑटोप्सी रिपोर्ट ध्यान से देखते हैं। तस्वीरें देखते ही रिचर समझ जाता है कि फ्रांस को बुरी तरह टॉर्चर किया गया है। उसके पैरों को लोहे की रॉड से मारकर तोड़ा गया है और उसके बाद उसे उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया गया। रिचर ये बात इतने यकीन से इसलिए कहता है क्योंकि रिपोर्ट में जख्मों के पास फेरस ऑक्साइड पाउडर मिलने की बात लिखी थी, जो लोहे की छड़ का ही एक तत्व होता है। इसके अलावा फ्रांस के पेट में ना तो खाना था और ना ही पानी, जिससे साफ था कि उसे भूखा रखकर प्रताड़ित किया गया था। उसकी हड्डियों के टूटने का पैटर्न देखकर रिचर अंदाजा लगाता है कि ऐसी भयानक चोटें सिर्फ कम से कम 3000 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंकने पर ही आ सकती है। निगली अफसोस जताते हुए बताती है कि गायब होने से पहले फ्रांस ने उसे कई मैसेजेस भेजे थे
थे और मदद मांगी थी, लेकिन काम की व्यस्तता की वजह से निगली उसकी इमरजेंसी को समझ नहीं पाई और उसे वापस कॉल नहीं कर सकी। अब उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने अपनी पुरानी टीम के बाकी साथियों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। जब रिचर पूछता है हमारी टीम के लाउरी को फोन क्यों नहीं किया, तो निगली बताती है कि 1 साल पहले ही एक सड़क हादसे में लाउरी की मौत हो चुकी है। रिचर से कोई संपर्क न होने के वजह से वो उसे ये बात पहले नहीं बता पाई थी। रिचर कहता है पुलिस के इस केस को सुलझाने से पहले हमें खुद फ्रांस के कातिल को ढूंढना होगा। दोनों कैफे से बाहर निकलकर फ्रांस की पत्नी से मिलने रवाना होते हैं। जब वो कैफे से बाहर निकलते हैं तो 2 संदिग्ध आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त उनका पता नहीं चल पाता। वो फ्रांस की पत्नी से मिलकर उसे संभालते हैं। उसकी पत्नी को भी नहीं पता था कि फ्रांस असल में काम क्या करता था, इसलिए वो ज्यादा जानकारी नहीं दे पाती। वो बताती है कि 2 दिन पहले जब वो बाहर से घर लौटी तो किसी ने पूरे घर की तलाशी ली थी और सामान बिखेर दिया था, लेकिन कोई भी कीमती चीज चोरी नहीं हुई थी। बात खत्म करते हुए वो फ्रांस के ऑफिस की चाबियां रिचर को सौंप देती है। रिचर और निगली ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां का नजारा भी वैसा ही था। पूरा ऑफिस तहस नहस पड़ा था। ऑफिस की बिखरी हुई छोटी छोटी चीजों को देखकर रिचर समझ आता है कि हमलावर किसी बहुत छोटी चीज की तलाश में आए थे। तभी निगली की नजर टूटे हुए फोटो फ्रेम में लगी उनकी पुरानी ग्रुप फोटो पर पड़ती है। फ्रांस की पत्नी ने 2 चाबियां दी थी। निगली अचानक खिड़की के बाहर देखती है तो ऑफिस के ठीक सामने एक पोस्ट ऑफिस नजर आती है। निगली कहती है फ्रांस को जरूर अंदाजा हो गया था कि उसका ऑफिस सुरक्षित नहीं है। अपनी जरूरी फाइलें छुपाने के लिए उसने सामने वाले पोस्ट ऑफिस का लॉकर इस्तेमाल किया होगा और ये दूसरी चाबी उसी लॉकर की ही हो सकती है। दोनों तुरंत पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं। निगली रिसेप्शन पर बैठे कर्मचारी को बातों में उलझाती है, जबकि रिचर चुपके से लॉकर में चाबी लगाकर चेक करने लगता है। रिचर जानता था कि फ्रांस को किसी बड़े लॉकर की ही जरूरत पड़ी होगी, इसलिए वो सिर्फ बड़े साइज वाले लॉकरों को चेक करता है। रिचर जब लॉकर खोल रहा होता है तभी एक बूढ़ी औरत उसे देख लेती है और चिल्लाने लगती है। ठीक उसी पल रिचर की सही चाबी लग जाती है और लॉकर खुल जाता है। रिचर बिना वक्त गवाए अंदर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स निकालकर निगली के साथ बाहर निकल जाता है। बाहर आकर जब वो पेपर्स चेक करते हैं तो उसमें कई सारे बिल, कुछ एड्स और एक यूएसबी ड्राइव मिलती है। उस यूएसबी ड्राइव में क्या है ये देखने के लिए रिचर और निगली अपने होटल के कमरे के लिए निकलते हैं। रास्ते में रिचर ध्यान देता है कि एक काली कार उनका पीछा कर रही है। उस कार में चेहरे पर निशान वाला एक आदमी बैठा था जो फोन पर किसी को रिचर और निगली की हर पल की खबर दे रहा था। होटल जाने से पहले रिचर रास्ते में सीधा एक ड्रग ठिकाने पर घुस जाता है। वो वहां मौजूद ड्रग डीलर्स को धनाधन कूटता है और उनसे ढेर सारे पैसे और एक गन छीन लेता है। इसके बाद वो सारे ड्रग्स को नाली में बहा देता है और छीने हुए पैसे एक चर्च में डोनेशन में डाल देता है और गन अपनी जेब में रखकर आगे बढ़ जाता है। जब रिचर और निगली अपने होटल के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा कमरा तहस नहस पड़ा है। रिचर सतर्क होकर कमरे की तलाशी लेता है तो बाथरूम में एक आदमी छिपा मिलता है। रिचर जैसे उस पर बंदूक तानता है पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही पुरानी टीम का मेंबर ओ'डॉनेल है। ओ'डॉनेल बताता है कि निगली का मैसेज मिलते ही वो तुरंत न्यूयॉर्क के लिए निकल आया था। निगली उसे पेन ड्राइव की फाइलों का प्रिंट निकालती है जो कुल 7 पन्नों का था। उसमें बिना किसी क्रम के ढेर सारे अजीबोगरीब नंबर्स लिखे हुए थे। इसके अलावा एक दूसरे पन्ने पर एड्रियन माउंट और अजहारी महमूद जैसे कई सारे नाम लिखे थे जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के फॉर्मेट में थे। तभी रिचर का दिमाग चलता है और वो कहता है ये सारे नाम असल में एक ही इंसान के हैं। कोई इंसान अपना नाम तो 1000 बार बदल सकता है, लेकिन अपने दस्तखत बदलने की जरूरत उसे महसूस नहीं होती, इसलिए इन सारे नकली नामों के पहले अक्षर AM ही है। ठीक उसी वक्त एड्रियन माउंट नाम का एक संदिग्ध आदमी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर कस्टम क्लियर करता है। फिर वो एयरपोर्ट के रेस्टरूम में जाकर अपना असली पासपोर्ट जला देता है। इसके बाद वो शहर में जाकर 2 जालसाजों से नकली पासपोर्ट खरीदता है और सबूत मिटाने के लिए उन दोनों पासपोर्ट बनाने वालों का मर्डर करके वहां से निकल जाता है। इधर रिचर, निगली और ओ'डॉनेल तीनों मिलकर क्वींस में रहने वाले अपनी टीम के एक और साथी स्वान के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर कदम रखते ही एक भयानक बदबू आती है। जब वो अंदर जाते हैं तो स्वान का पालतू कुत्ता प्यास और भूख से मर चुका था। निगली अफसोस जताते हुए कहती है कि स्वान अपने कुत्ते से बेहद प्यार करता था और कभी ऐसे अकेले उसे मरने नहीं दे सकता। रिचर समझ जाता है कि स्वान के साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है, या तो वो किडनैप हो चुका है या फिर मारा जा चुका है। रिचर गुस्से में कहता है कोई एक एक करके हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम को निशाना बना रहा है और मार रहा है। अब उन्हें ये बताने का वक्त आ गया था कि हमारी 110 यूनिट से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। स्वान के घर से बाहर निकलते वक्त रिचर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तभी उसकी नजर सड़क पर खड़ी उसी काली कार पर पड़ती है जो उनका पीछा कर रही थी। रिचर अपना सारा गुस्सा निकालते हुए उस कार पर जाकर एक जोरदार लात मार देता है। रिचर कार के एयरबैग पर इतनी तेज मारता है कि एयरबैग बाहर निकलकर सीधा ड्राइवर के चेहरे पर जा लगता है। ड्राइवर की नाक टूट
जाती है और रीचर उसे बाहर खींचकर नॉकआउट कर देता है। इसके बाद जब वो ड्राइवर्स की डिटेल चेक करते हैं तो पता चलता है वो न्यूयॉर्क पुलिस का डिटेक्टिव रूसो है जो फ्रांस के मर्डर की जांच कर रहा था। तभी ओडोनल कहता है, अब तू हाथ पैर शांत रखकर बैठ नहीं सकता क्या? पुलिस वाले की नाक तोड़ दी, अब वो हमें चारों तरफ से ढूंढने लगेंगे। सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। फिर पूरी टीम वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों सैंचेज और रॉस्को को फोन मिलाते हैं जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन वो सीधे उनके पास अटलांटिक सिटी जाने का फैसला करते हैं। रिचर कहता है वहां जाने से पहले हमें इस कार को यहीं छोड़कर एक रेंटल कार लेनी होगी, क्योंकि पुलिस वालों को मारने की वजह से पूरे न्यूयॉर्क में इस कार को ब्लॉक कर दिया होगा और हम शहर से बाहर नहीं जा पाएंगे। जब वो रेंटल कार लेने जाते हैं तो उन्हें डिक्सन मिलता है। डिक्सन भी रीचर की टीम की मेंबर है जो नीगली का मैसेज देखकर फ्रांस के लिए यहाँ आई थी। इसके बाद सब मिलकर फेक आईडी के जरिए अटलांटिक सिटी में सैंचेज और ऑस्को को ढूंढने निकलते हैं। तो वहाँ चेहरे पर दाग वाला आदमी उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा होता है और लैंगस्टन को अपडेट दे रहा होता है। वो लैंगस्टन से कहता है, मुझे बैकअप के लिए और आदमी चाहिए। वो रीचर राक्षस जैसा है। कार पर बस एक मुक्का मारा एयर बैग बाहर आ गया और पुलिस वाला नॉकआउट हो गया। मैं अकेले इसे संभाल नहीं सकता। लैंगस्टन जवाब देता है, तू जितने चाहे उतने बंदे ले जा। उनकी पूरी टीम एक ही जगह पर है, ये सही मौका है। उन सबको खत्म कर दे और मुझसे जितने चाहे उतने पैसे ले ले। सब लोग अटलांटिक सिटी में सैंचेज और ऑरोस्को के ठिकाने पर पहुंचते हैं। बाकी जगहों की तरह वहां भी सब कुछ बिखरा पड़ा था। तभी निगली याद दिलाती है कि अब तक जितने भी घर देखे उनमें सिर्फ स्वान का घर ही सही सलामत था, बिखरा हुआ नहीं था। वहाँ ओडोनेल को उनकी एक पुरानी ग्रुप फोटो मिलती है। रिचर कहता है, तुम सब ये फोटो लेकर घूम रहे हो क्या? बस मेरे पास ही ये फोटो नहीं है। निगली मजाक उड़ाते हुए कहती है, फोटो टांगने के लिए पहले घर में दीवार भी तो होना चाहिए ना। वो मजाक में रीचर को बेघर कहती है। फिर रीचर एक फ्रेम्ड फोटो देखता है जिसमें सैंचेज एक लड़की के साथ था। रीचर कहता है कि अगर इसने ये फोटो फ्रेम करवा कर रखी है तो ये लड़की इसके लिए बहुत खास होगी। इस लड़की को ढूंढ लेंगे तो हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। फोटो के बैकग्राउंड में एक बार का नाम दिख रहा था, इसलिए सब लोग उस बार में पहुंच जाते हैं। डिक्सन और ओडोनेल बाहर रुकते हैं जबकि निगली और रीचर बार के अंदर जाते हैं। वो अंदर पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि वही लड़की डर के मारे बाहर भागने लगती है। किस्मत से बाहर डिक्सन और डोनेल खड़े थे और वो उसे पकड़ लेते हैं। जब वो बताते हैं कि वो सैंचेज के दोस्त हैं तब लड़की को ग्रुप फोटो याद आती है और वो शांत होती है। वो कहती है कि सही कहा, आप लोग उसके दोस्त हो। मुझे लगा कोई मुझे मारने आया है इसलिए मैं डरकर भाग रही थी। लड़की आगे बताती है कि एक हफ्ते पहले चेहरे पर दाग वाला एक आदमी इस बार में आया था। वो पूछ रहा था कि क्या सैंचेज ने यहाँ कोई स्टोरेज डिवाइस छोड़ी है और धमकी देकर गया था। उस दिन के बाद से सैंचेज और ऑरोस्को दोनों गायब हैं और उसे डर है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। सैंचेज जब आखिरी बार फोन पर बात कर रहा था तो उसने 650 और 100 के बोला था। ये बात सुनने के बाद वो बहुत डर गया था और जल्दी में वहां से निकल गया था। ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे पैसों का चक्कर है। इतना ही नहीं, उस लड़की ने यह भी बताया कि सैंचेज और ऑरोस्को एक कसिनो केस की जांच कर रहे थे। उसे डर था कि वो दोनों किसी गड़बड़ में शामिल तो नहीं है। ये बात सुनते ही पूरी टीम उस कसिनो के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि सैंचेज और ऑरोस्को वहां फ्रीलांस सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। तब रीचर कसिनो के ऑफिसर को बताता है कि वो दोनों एक हफ्ते से गायब हैं और शायद उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर वो फ्रांस के बारे में भी सब कुछ बता देता है। ये सुनकर कसिनो ऑफिसर कहता है, जैसे वो आपके दोस्त हैं वैसे ही वो मेरे भी दोस्त थे। मैं आपकी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मुझे आप लोगों और आपकी 110वीं यूनिट के बारे में बहुत कुछ बताया था। तब डिक्सन उसे पूछती है कि क्या उसे 650 और 100 के ईच का मतलब पता है। वो उसे AM नामों की लिस्ट भी दिखाती और पूछती है कि क्या उसे इस नाम से कुछ याद आ रहा है। क्या वो कसिनो के किसी घोटाले की जांच कर रहे थे या फिर कसिनो के अलावा किसी और केस पर काम कर रहे थे। ऑफिसर जवाब देता है, हमारे हिसाब से 650 के बहुत बड़ी रकम है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है। मैं आसपास के बाकी कसिनो में भी पता करता हूँ और इस AM नामों की लिस्ट की जांच भी करता हूँ। कल सुबह तक मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तब तक आप यहाँ मेरे गेस्ट बनकर ठहरिए। इसके बाद वो उन सबके लिए एक स्वीट रूम बुक करवा देता है। रात में रीचर और डिक्सन नाइट वॉक पर जाने की बात करते हैं और टहलने निकल जाते हैं। रास्ते में पुरानी यादें ताजा करते हुए दोनों का एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो भागकर पास की एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट में चले जाते हैं। पीछा करने वाले दो लोग भी उनके
पीछे अंदर आ जाते हैं। रीचर एक आदमी को मारकर ऊपर से नीचे फेंक देता है। इसके बाद चेहरे पर दाग वाला वही आदमी को रीचर गीले सीमेंट में डुबो कर मार डालता है। उस आदमी के पास कोई आईडी नहीं मिलती, इसीलिए वो उसकी बॉडी को सीमेंट के घोल में डालकर दबा देते हैं। फिर रीचर और डिक्सन उस कार की जांच करते हैं जिससे वो पीछा कर रहे थे। कार में उन्हें उनकी पूरी 8 लोगों की टीम की प्रोफाइल मिलती है। कार के सनसेट से एक फोन गिरता है। रीचर उस फोन से लास्ट डायल नंबर पर कॉल मिलाता है। फोन लैंगस्टन उठाता है, लेकिन रीचर को नहीं पता था कि सामने लैंगस्टन है। कौन बात कर रहा है ये जाने बिना लैंगस्टन पूछता है, काम हो गया? रीचर जवाब देता है, जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, यहाँ सब कुछ अलग तरीके से ही खत्म हुआ। लैंगस्टन कहता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। रीचर कहता है, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ। कार की तलाशी लेते वक्त उन्हें एक और सुराग मिलता है, न्यू एज टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी का पार्किंग पास। अगली सुबह डेनवर के पास AM नाम का आदमी एक शख्स से मिलता है। वो बताता है कि एक ट्रक में 650 वेपन्स लाए जा रहे हैं जिनमें GPS लगा है और आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। आप 2 जगहों पर छिपकर उन पर हमला कर सकते हैं। वो ये भी कहता है कि ये वेपन आप विदेश में इस्तेमाल करेंगे और आने वाले ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस पर AM कहता है, मैं किसी की जान नहीं लेता, मेरी इतनी औकात ही नहीं, मेरा काम खत्म होते ही मैं निकल जाऊंगा। उसी वक्त कसिनो का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पूरी टीम से मिलने आता है, लेकिन एक बुरी खबर के साथ। वो बताता है कि न्यूयॉर्क पुलिस को सैंचेज और ओरोस्को की बॉडीज ठीक उसी जगह मिली जहां फ्रांस का बॉडी मिला था। इतना ही नहीं, उनके शरीर पर भी ठीक वैसे ही जख्म के निशान थे जैसा फ्रांस के शरीर पर था। वो आगे बताता है कि उसने AM लिस्ट के आधार पर पूरे न्यूयॉर्क के सभी होटल्स चेक किए, लेकिन AM नाम से किसी ने भी न्यूयॉर्क में रूम बुक नहीं किया है। 3 दोस्तों की लाशें, न्यू एज कंपनी और आई कार्ड, इन सब का कनेक्शन न्यूयॉर्क से ही जुड़ा था। इसलिए डिक्सन कहती है कि ये केस अब न्यूयॉर्क में ही जाकर खत्म होगा। अपने 2 और साथियों की मौत की खबर सुनकर रीचर सख्त गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, मुझे और हथियार चाहिए, और गुस्से में बाहर निकल जाता है। रीचर एक बंदूक की दुकान पर जाकर रिश्वत देता है और इल्लीगल गन्स खरीद लेता है। इसके बाद पूरी टीम न्यूयॉर्क के लिए रवाना होती है, लेकिन रास्ते में ही एक पुलिस की गाड़ी उन्हें आकर रोक लेती है और सभी को बाहर उतरने के लिए बोलती है। रीचर नीगली से कहता है, पुलिस भले ही गिरफ्तार कर ले, तुम दोनों सीधे वो पार्किंग पास लेकर उस जगह जाओ और पूछताछ करो। रीचर ने जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। उस कार से वही डिटेक्टिव रूसो बाहर निकलता है जिसकी नाक उसने तोड़ी थी। न्यूयॉर्क में पिटने के बाद वो अब अटलांटिक सिटी आकर उन्हें अरेस्ट कर रहा है। जब पुलिस रीचर को गाड़ी में बिठा रही होती है, तभी ओ'डonnell कहता है कि मैं इसका वकील हूँ और अपने क्लाइंट के साथ जाऊंगा, और वो भी गाड़ी में बैठ जाता है। दूसरी तरफ न्यू एज के ऑफिस में डिक्सन और नीगली वहाँ की ऑपरेशंस डायरेक्टर से मिलती है जिसका नाम मार्लो है। ये न्यू एज एरोनॉटिकल कंपनी एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है जो US मिलिट्री के लिए सरकारी ऑर्डर पर नई तकनीक बनाती है। डिक्सन आगे बढ़कर मार्लो से हाथ मिलाती है, लेकिन जब मार्लो अपना हाथ नीगली की तरफ बढ़ाती है तो नीगली हाथ मिलाने से मना कर देती है। नीगली को किसी को भी छूना या किसी से हाथ मिलाना बिल्कुल पसंद नहीं था, ये बस उसकी आदत है। वो मार्लो को बताती है कि उनके दोस्तों का खून हो गया है और ये पार्किंग पास उनके पास मिला था। मार्लो अंदर जाकर चेक करती और बताती है कि ये पास ट्रेवर नाम के एक आदमी को दिया गया था जो यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था। न्यू एज ने फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्टिंग का टेंडर निकाला था जिसके लिए उसने अपनी कंपनी का प्रोफाइल दिया था। मार्लो उसके रेज्यूमे से एड्रेस निकालकर दोनों को दे देती है। उधर रूसो रीचर और ओ'डonnell को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय किसी अनजान सुनसान जगह पर ले जाता है। रूसो गुस्से में कहता है, तूने मुझे तब मारा जब मेरा ध्यान कहीं और था। ये केस खत्म होते ही मैं तेरे साथ फेस टू फेस फाइट करूंगा, तेरी नाक तोड़ूंगा और तुझे नॉकआउट करूंगा। रीचर पूछता है कि वो सब छोड़, तू हमें स्टेशन ले जाने के बजाय इस जगह पर क्यों लाया है? रूसो कहता है, हम दोनों का मकसद एक ही है, इस मर्डर केस को सॉल्व करना, और मुझे तुम्हें एक बुरी खबर देनी है। रीचर बीच में ही बोल पड़ता है, तू यही बताने वाला है ना कि मेरे 2 और दोस्त मारे गए? रूसो हैरान होकर पूछता है, मुझे खुद ये बात 1 घंटे पहले पता चली, तुम दोनों को कैसे पता? ओ'डonnell कहता है कि हम हमेशा तुमसे 2 कदम आगे रहते हैं। तू हमें स्टेशन ले जाने के बजाय यहाँ लाया ताकि हमसे वो जानकारी निकाल सके जो तुझे नहीं पता। अगर तू ईमानदार पुलिस वाला है तो छिप छिपा कर हमारा पीछा क्यों कर रहा था? सीधे आकर बात करता। रूसो कहता है, फ्रांस ने यहाँ सबको फोन किया था, लेकिन उसने तुझे फोन क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों? रीचर कहता है, तुझे ये डाउट है? अरे मेरे पास फोन ही नहीं है, इसलिए उसने कॉल नहीं किया। रूसो आगे कहता है, तुम्हारी पूरी टीम का ही कोई बंदा एक एक करके सबको मार रहा है। जब तक तुम मुझे सब सच नहीं बताओगे ये केस सॉल्व नहीं होगा। रीचर बोलता है, ठीक है,
जो हमें पता है हम बताते हैं और जो तुझे पता है वो तू बता। फिर रीचर उसे पूछता है क्या तुझे 650 एट 100 के ईच का मतलब पता है। रूसो कहता है कि 650 के का मतलब कोई ब्लैकमेल या रिश्वत हो सकती है। तुम्हारे दोस्त जरूर किसी गलत काम में शामिल थे। ये सुनते ही रीचर भड़क जाता है और धमकी देता है, मेरे दोस्तों के बारे में गलत बोला तो फिर से तेरी नाक तोड़ दूंगा। रूसो भी चिल्लाता है, तूने दोबारा मुझे हाथ लगाया तो काट डालूंगा। रीचर कहता है, दम है तो मेरे हाथ खोल कर देख। रूसो गुस्से में जाकर तुरंत रीचर के हाथ खोल देता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी ओडॉनेल बीच में आकर दोनों को रोकता है। वो रूसो से कहता है, हम कैसे माने कि तू ईमानदारी से जांच कर रहा है। अगर तू चाहता है कि हम तुझ पर भरोसा करें तो कोई ऐसी बात बता जो हमें ना पता हो। रूसो बताता है कि उसके पास भी एक सस्पेक्ट है। फ्रांस के ऑफिस के प्रिंटर में एक अधूरा प्रिंट आउट फंसा हुआ था क्योंकि इंक खत्म हो गई थी। उन्होंने उसे रिट्रीव करके पूरा प्रिंट आउट निकाला है। रूसो वो कागज उन्हें दिखाता है। उसमें एक आतंकवादी संगठन के लिए हथियार खरीदने वाले अजहारी महमूद का नाम लिखा था। अजहारी महमूद का नाम AM से शुरू होते ही देखकर रीचर सब समझ आता है। रीचर बताता है कि उनके पास ऐसे 10 नाम हैं और वो AM वाली लिस्ट रूसो को देता है। रूसो तुरंत उन 10 नामों को सिस्टम में ब्लॉक कर देता है और ऑर्डर जारी करता है कि इनमें से कोई भी किसी एयरपोर्ट पर चेक इन करे तो उसे खबर दी जाए। ओडॉनेल कहता है कि यह केस जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। तभी रूसो के पास मैसेज आता है, ब्लॉक किए गए नामों में से एक नाम से डेनवर एयरपोर्ट पर टिकट बुक हुई है और वो बंदा 1 घंटे में न्यूयॉर्क लैंड करने वाला है। रूसो कहता है कि हम 1 घंटे में वहां पहुंचकर उसे पकड़ सकते हैं। वो एयरपोर्ट पर सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को तैनात कर देते हैं, लेकिन AM जैसे ही अंदर आता है उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हो जाती है। अपने शक को पक्का करने के लिए वो जानबूझकर एक पुलिस वाले के सूटकेस से टकराता है। सूटकेस टकराते ही उसे पता चलता है कि वो खाली है और ये एक जाल है। एक खाली सूटकेस के साथ वो एयरपोर्ट के अंदर क्यों खड़ा रहेगा, यही सोचकर AM वहां से भाग निकलता है। फिर वो लैंगस्टन को फोन करके बताता है कि मुझे आने में थोड़ी देरी होगी, यहाँ पुलिस ने मुझे पहचान लिया है। लैंगस्टन से बात करते हुए उसकी नजर बाहर कॉस्मेटिक सर्जन के एक एड पर पड़ती है। उस पोस्टर में दिख रहा आदमी काफी हद तक उसी की तरह दिख रहा था, तो उसने तुरंत फैसला कर लिया कि अब आगे करना क्या है। न्यू एज कंपनी से मिले डिटेल्स के आधार पर पूरी टीम उस पते वाले घर के पास पहुंचती है। निगली ताला खोलती है, लेकिन रीचर अंदर जाने से पहले घर के अंदर एक लोहे का पाइप रोल करके फेंकता है। पाइप अंदर जाते ही धमाका होता है और अंदर छिप कर बैठे 2 आदमी उछलकर बाहर आके गिरते हैं। रीचर ने जैसा सोचा था ये वाकई एक ट्रैप था। अंदर 2-3 आदमी और थे। रीचर ने सबको मारकर ढेर कर दिया। तभी रीचर की नजर बाहर खड़ी एक कार पर पड़ती है। जैसे ही वो कार के करीब जाने लगता है, कार तेजी से भागने लगती है। रीचर पैदल ही उसका पीछा करता है। शॉर्टकट रास्ते से भागते हुए वो एक भारी बारबेक्यू स्टोव उठाता है और कार के ऊपर फेंक मारता है। कार टकराकर रुक जाती है। रीचर कार का दरवाजा खोलकर अंदर से एक बुजुर्ग आदमी को खींचकर बाहर निकालता है, लेकिन धक्का मुक्की और सदमे के वजह से उस बुजुर्ग आदमी को तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी ID चेक करने पर पता चलता है कि उसका नाम ट्रेवर कॉलिंस था और वो भी न्यू एज कंपनी में ही काम करता था। जब टीम होटल वापस लौटती है तो डिटेक्टिव रूसो उनके इस कारनामे के लिए सबको बहुत डांटता है। वो कहता है, अगर तुम लोग ऐसे ही कानून हाथ में लेते रहे तो मुझे खुद तुम सबको अरेस्ट करके जेल में डालना पड़ेगा। अब तुम लोग कुछ मत करना, मैं न्यू एज कंपनी की तलाशी लेने के लिए कोर्ट से वारंट लेकर कायदे से अंदर जाऊंगा। वो आगे बताता है कि AM नामों की लिस्ट अब हमारे किसी काम की नहीं रही, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि हमने उसका असली नाम ढूंढ लिया, इसलिए अब वो किसी नई फर्जी आइडेंटिटी के साथ घूम रहा होगा। इसके बाद रूसो पूछता है कि रीचर उसे फोन करने के लिए कौन सा नंबर दे रहा है। तेरे पास तो कोई फोन ही नहीं है, अब ये नंबर कहाँ से आया? रीचर जवाब देता है, ये अभी भी मेरा नंबर नहीं है। कल एक बंदा मुझसे पंगा ले रहा था, मैंने उसे पीट दिया। अब उसे इस फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए काम चलाने के लिए तुझे ये नंबर दे रहा हूँ। रूसो सख्त हिदायत देता है, मुझसे पूछे बिना तुम लोग होटल के बाहर कदम नहीं रखोगे, जो मैं कहूंगा वही करोगे। और इतना कहकर चला जाता है। सब हाँ में सिर हिला देते हैं, लेकिन रूसो के जाते ही रीचर कहता है, चलो सब निकलो। वो कार से सीधे न्यू एज ऑफिस के बाहर जाकर रुकते हैं। वो न्यू एज कंपनी का गेट तोड़कर अंदर घुसते हैं और सिर्फ 10 मिनट के अंदर HR रिकॉर्ड्स और सारे हार्ड ड्राइव्स लेकर बाहर आते हैं। बाहर निकलते वक्त रीचर की नजर एक बड़ी फोटो पर पड़ती है। वो उसका कांच तोड़कर फोटो बाहर निकालता है, जिसे देखकर सबको बड़ा झटका लगता है। फोटो में लैंगस्टन के ठीक बगल में उनका अपना दोस्त स्वान खड़ा था। निकाले गए डेटा और इस फोटो को देखकर ओडॉनेल को लगता है कि इस खेल में स्वान का भी कोई ना कोई हाथ जरूर है, लेकिन रीचर कहता है कि मुझे स्वान पर पूरा भरोसा है, वो किसी भी गलत काम में शामिल नहीं हो सकता। दरअसल स्वान उस कंपनी का असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी था और लैंगस्टन डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी, और जिस बंदे पर रीचर ने बारबेक्यू स्टोव फेंका था वो एसोसिएट सिक्योरिटी ऑफिसर था। यानी कंपनी के सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स किसी न किसी गड़बड़ में मिले हुए थे। उधर न्यूयॉर्क में रूसो का बॉस मार्शन उस पर बुरी
तरह चिल्लाता है, न्यू एज के अंदर कोई घुसा और सारे हार्ड ड्राइव चुरा कर ले गया। ये पक्का उन्हीं आर्मी वालों का काम है, जाकर तुरंत उन्हें अरेस्ट करो। रूसो उनका बचाव करते हुए कहता है वो ऐसा काम नहीं करेंगे, मैंने उनसे बात कर ली है और वो मेरे कंट्रोल में है। इस पर उसका बॉस भड़क जाता है, क्या तू पागल है? वो मिलिट्री के बंदे हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते। चुपचाप जाकर उन्हें अरेस्ट करो और जो भी जानकारी उनके पास है वो छीन कर ले आओ। इधर टीम में डेटा खंगालती है तो पता चलता है कि स्वान ने मार्लो को कई ईमेल्स भेजे थे, लेकिन उसने अपने बॉस लैंगस्टन को सीसी में नहीं रखा था। ईमेल्स में स्वान ने मार्लो को कुछ गानों की लाइनें भेजी थी और लिखा था कि इस ट्रैक की 6th लाइन देखो। जब वो इंटरनेट पर उस 6th लाइन को सर्च करते हैं तो उन्हें शब्द मिलता है लिटिल विंग। चुराए गए डॉक्यूमेंट्स में भी रीचर को एक जगह लिटिल विंग लिखा हुआ दिखता है। ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि लिटिल विंग सरकार का एक बहुत बड़ा सीक्रेट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को एक सीनियर सेनेटर ने अप्रूव किया था जो बेहद भ्रष्ट था और बिना रिश्वत के किसी फाइल पर साइन नहीं करता था। रीचर कहता है कि अगर हम उस सेनेटर को दबोचेंगे तो हमें सारी सच्चाई पता चल जाएगी, लेकिन ओडोनेल टोकता है वो नेता है, उसे डॉक्यूमेंट से कोई मतलब नहीं होता, वो बस पैसे लेकर साइन कर देता है। सेनेटर की सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। इससे बेहतर है कि हम उसके पीए को पकड़ें, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स वही तैयार करता है और पढ़ता है। उसे पकड़ेंगे तो पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। जब वो ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं तब रूसो अपनी कार से लगातार रीचर को कॉल कर रहा था, लेकिन रीचर उसका फोन उठाता ही नहीं। बातचीत के दौरान ओडोनेल फिर कहता है स्वान हमारी यूनिट में जैसा था जरूरी नहीं है कि अभी वैसा ही हो सकता है कि उसे पैसों की तंगी हो और उसने रिश्वत ले ली हो। अगर वो मर चुका होता तो उसकी बॉडी मिल जाती, लेकिन अब तक नहीं मिली। उसका घर भी बाकी गायब हुए दोस्तों की तरह बिखरा हुआ नहीं था, एकदम साफ सुथरा था। शायद उसे पता था कि हम आ रहे हैं, इसलिए वो भाग गया। हो सकता है कि उसका कुत्ता बस से कोलैटरल डैमेज रहा हो। निगली जब शक जताती है तब रीचर कहता है कि स्वान को मैंने खुद अपनी टीम में भर्ती किया था, वो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो स्वान पर पूरा भरोसा दिखाता और अपनी टीम का बचाव करते हुए पूछता है अगर तुमसे कोई आकर कहे कि मैंने रिश्वत ली है तो क्या तुम मान लोगे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। इसके बाद फ्लैशबैक में उनके मिलिट्री के दिन दिखाए जाते हैं जहां वो स्मगलर्स के पास से 48 बैग ड्रग्स पकड़ते हैं। तभी डिक्सन नोटिस करती है कि एक बैग कम है। गाड़ी में सामान लाते वक्त रीचर, निगली और स्वान ट्रक के पास जाकर देखते हैं तो वो बैग गाड़ी के नीचे ही पड़ा मिलता है। निगली को उस वक्त शक हुआ था कि क्या स्वान ने यह जानबूझकर किया और पकड़े जाने पर बात संभाल ली, लेकिन रीचर कहता है ये बस एक इत्तेफाक था। स्वान की ऐसी आदत बिल्कुल नहीं है और वो उसे अच्छे से जानता है। उधर डेनवर में एएम एक कॉस्मेटिक सर्जन से मिलता है। प्लास्टिक सर्जरी का रेट पूछते पूछते वो अचानक डॉक्टर के गले में चाकू घोंप कर उसे मार डालता है। इसके बाद वो डॉक्टर की सारी आईडी डिटेल्स ले लेता है, बाहर रिसेप्शनिस्ट को भी मार देता है और बोर्ड पर ऑल अपॉइंटमेंट्स कैंसिल लिखकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ रूसो कब से कॉल कर रहा था, तब जाकर रीचर उसका फोन उठाता है। रूसो गुस्से में चिल्लाता है मुझे लगा कल जब तूने कार से गेट तोड़ा था तब तेरे हाथ पैर टूट गए होंगे, इसलिए तू फोन नहीं उठा रहा था। रिचर बहुत कूल अंदाज में कहता है मैं एकदम सही हूँ, लेकिन मेरे पास तेरे लिए एक काम है। मैं तुझे एक ईमेल लिस्ट भेज रहा हूँ, उनकी पूरी बैकग्राउंड जांच करके मुझे रिपोर्ट दे। रूसो भड़कते हुए कहता है अबे मैं तेरे लिए काम करता हूँ या न्यूयॉर्क पुलिस के लिए? सामने आ गया तो तुझे जान से मार दूंगा। रिचर कहता है चिल्लाना बंद कर, मुझे दूसरा काम है, मैं बॉस्टन जा रहा हूँ। मेरे वापस आने से पहले मुझे उस लिस्ट के सभी लोगों के एड्रेस चाहिए। रूसो पूछता है बॉस्टन क्यों जा रहे हो? रिचर मजाक में कहता है वहाँ सिम्फनी कॉन्सर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, वही देखने पूरी टीम जा रही है। ये सुनकर रूसो और चिढ़ जाता है। बॉस्टन निकलने से पहले निगली कहती है कि सिक्योरिटी ऑफिसर मार्लो के घर जाकर पूछताछ कर लेते हैं। निगली और डिक्सन वहां जाती हैं तो देखती हैं कि पूरा घर बिखरा पड़ा है और मार्लो गायब है, लेकिन कमरे में पैसों से भरा एक बैग छूटा हुआ था जिसे छोड़कर वो क्यों भागी ये बात किसी को समझ नहीं आती। उधर रीचर और ओडोनेल कहते हैं कि उन्हें दूसरा काम है। वो फिर से एक ड्रग डीलर को पीटते हैं और उससे गैर कानूनी बंदूकें छीन लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ड्रग डीलरों के पास अक्सर इल्लीगल हथियार मिल जाते हैं। शाम को सब अच्छे कपड़े पहनकर सिम्फनी कॉन्सर्ट पहुंचते हैं। डिक्सन सेनेटर के पीए के पास जाकर बैठती है और उसे मीठी मीठी बातें करने लगती है। सामने के रेस्टोरेंट में बैठकर रीचर और ओडोनेल चुराए गए नंबर्स का हिसाब लगा रहे होते हैं। तभी रीचर को एक पैटर्न समझ आता है। 14 बार कोशिश की गई जिसमें से 13 बार कामयाबी मिली। सारे पेजेस को जोड़ने पर टोटल 2197 की गिनती आती है, जिसमें से 1547 बार सफल टेस्ट हुए थे। जब 2197 में से 1547 घटाते हैं तो जादू का नंबर 650 निकल कर आता है। रीचर समझ आता है ये वही मैजिक नंबर 650 है जिसे वो ढूंढ रहे थे। कॉन्सर्ट का इंटरमिशन होते ही डिक्सन उस पीए को बातों में फंसाकर कार में ले जाकर बिठाती है। ओडोनेल पूछता है
कि क्या तुम्हारा वो पुलिस वाला दोस्त वाकई आएगा। रिचर कहता है हाँ, वो मेरे लिए जरूर आएगा। कार में डिक्सन उस पीए को ड्रग का पैकेट देती है। जैसे ही वो नेता का पीए ड्रग्स लेने लगता है तभी कार का शीशा कोई खटखटाता है। वो कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर फिनले होता है। फिनले उसे ड्रग्स रखने के जुर्म में अरेस्ट करके ले जाता है। जब ऑस्कर फिनले उसे पूछताछ कर रहा होता है तभी रिचर और ओडोनेल नकली FBI ऑफिसर बनकर कमरे में आते हैं। पीए चिल्लाता है कि मुझे अपना वकील चाहिए। ओडोनेल कहता है पहले तेरी पत्नी को फोन करूं या तेरे वकील को। ये सुनते ही वो औकात में आ जाता है और सब सच बताने को तैयार हो जाता है। वो पूछते हैं कि लिटिल विंग क्या है। पीए बताता है कि लिटिल विंग एक सीक्रेट सॉफ्टवेयर का कोड नेम है। ये कमर्शियल फ्लाइट्स में लगी एंटी मिसाइल टेक्निक को रिवर्स इंजीनियर करके मिसाइलों में लगाने का प्रोजेक्ट है। एंटी मिसाइल टेक्निक का काम फ्लाइट्स को मिसाइल अटैक से बचाना होता है, लेकिन जब इसे किसी मिसाइल में फिट कर दिया जाए तो वो टारगेट को मिस करने का नाटक करती है और फिर रिबूट होकर सीधे निशाने पर जाकर तबाही मचा देती है। इस सॉफ्टवेयर को पास कराने के लिए सेनेटर ने सरकारी अप्रूवल दिलाया था। ये दावा करता है कि ये सब देश की सुरक्षा के लिए हो रहा है और न्यू एज टेक्नोलॉजीज इसे पूरी सुरक्षा के साथ तैयार कर रही है। रिचर पूछता है कि अगर यह सॉफ्टवेयर किसी गलत हाथ में लग गया तो। ये कहता है ये बहुत सुरक्षित है। सॉफ्टवेयर न्यूयॉर्क में बन रहा है और मिसाइल डेनवर में तैयार हो रही है। सारी जानकारी मिलते ही रिचर कमरे से बाहर निकलने लगता है। ये पीछे से पूछता है अरे मेरे ड्रग केस का क्या हुआ। रिचर कहता है मुझसे क्यों पूछ रहे हो, पुलिस वालों से पूछो। फिर वो दोनों चले जाते हैं। बाहर आकर रिचर समझाता है कि ये तकनीक आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनी थी, लेकिन कंपनी के कुछ लोग इसे ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों कमाना चाहते हैं। अगर हम डेनवर से उस हार्डवेयर को ही गायब कर दें यानी मिसाइल को, तो सॉफ्टवेयर अकेले किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए रिचर नीगली और डिक्सन को डेनवर की फैसिलिटी में जाने के लिए कहता है, जबकि वो खुद ओडोनेल के साथ वॉशिंगटन DC में होमलैंड सिक्योरिटी के दफ्तर जाने का प्लान बनाता है ताकि वो अपने भाई के कॉन्टैक्ट से AM के बारे में पता लगा सके। काम शुरू करने से पहले वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहाँ एक खतरनाक बाइकर गैंग आ जाता है और उनसे उलझने लगता है। वो उनके पर्स, ID कार्ड्स और बंदूकें छीन कर उन्हें गोली मारने वाले होते हैं कि रिचर अचानक उस गैंग के लीडर को सिर से टक्कर मारकर नॉकआउट कर देता है। इसके बाद पूरी टीम मिलकर उस गैंग के हर एक गुंडे को बुरी तरह कूट देती है। मारपीट के बाद रिचर उनके पास से फोन उठाकर सीधे लैंगस्टन को कॉल मिलाता है। लैंगस्टन के कुछ पूछने से पहले ही रिचर बोलता है जैसा तूने सोचा था वैसा नहीं हुआ। मुझे पता चल चुका है कि तेरा $65 मिलियन वाला प्रोजेक्ट लिटिल विंग क्या है। ये सुनकर लैंगस्टन हैरान रह जाता और कहता है तू बार बार मेरे रास्ते में आ रहा है, बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। जब लैंगस्टन पैसा देकर मामला निपटाने की बात करता है तो रिचर सीधा कहता है मुझे तुझे किसी हेलीकॉप्टर से फेंकना है बस। दूसरी तरफ डिक्सन और नीगली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर बनकर डेनवर की उस फैसिलिटी में घुसती हैं। वो वहां के अधिकारी से मिसाइल शिपमेंट और ऑडिट रिपोर्ट मांगती हैं। अधिकारी बताता है कि अभी 10 मिनट पहले ही 650 मिसाइलों को ट्रक में लोड करके रवाना किया गया है। दोनों समझ जाती हैं कि वो 10 मिनट लेट हो चुकी हैं। वो तुरंत कार निकालकर ट्रक का पीछा करती हैं, लेकिन उनसे पहले ही कुछ गुंडों ने रास्ते में ट्रक को रोककर ड्राइवर को गोली मार दी थी और मिसाइलों को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर रहे थे। गुंडे नीगली और डिक्सन को देखते ही गोलियां चलाने लगते हैं। दोनों अपनी कार रिवर्स करके भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंडे कार के टायरों पर गोली मारकर उन्हें रोक देते हैं। नीगली और डिक्सन चालाकी से कार के पीछे छिपकर मरने का नाटक करती हैं और मौका मिलते ही हमला करके लगभग सभी को ढेर कर देती हैं। लेकिन एक गुंडा कंटेनर लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। नीगली बिना अपना नाम बताए 911 पर कॉल करके पुलिस को खबर कर देती है। फिर वो गुंडों की कार से कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाती है, फिंगरप्रिंट साफ करती है और वहां से निकल जाती है। उधर वॉशिंगटन DC में ओडोनेल और रिचर होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिस में जो के दोस्तों से मिलते हैं। वो बताते हैं कि AM एक भूत की तरह है, उसकी कोई पक्की पहचान नहीं है। वो एक इंटरनेशनल वेपन ब्रोकर है जो कहीं से भी हथियार खरीद कर आतंकवादियों को बेचता है। अधिकारी कहता है अगर वो तुम्हें मिले तो मुझे खबर कर देना। इस पर रिचर कहता है खबर करने का टाइम मिलेगा नहीं, देखते ही मार दूंगा। तभी नीगली का फोन आता है। वो रिचर को 2 बुरी खबर देती है। पहली की 650 मिसाइलों को कोई छीन कर ले गया और दूसरा के इस शिपमेंट को अप्रूव करने वाले डॉक्यूमेंट्स पर स्वान के डिजिटल साइन और आइरिस स्कैन है। रिचर्ड सन्न रह जाता है। उसे स्वान पर पूरा भरोसा था। जब वो कहता है कि किसी और ने साइन किए होंगे तो डिक्सन समझाती है न्यू एज कंपनी में डिजिटल सिग्नेचर आइरिस स्कैनर होते हैं जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। रिचर को फ्लैशबैक याद आता है जब एक एनकाउंटर के दौरान स्वान बीच में कूदकर अपनी जान जोखिम में डालकर
छोड़कर रीचर को गोली लगने से बचाया था। अब वो सदमे में आ जाता है कि जो स्वान कभी मेरी जान बचाता था, क्या वो अब मुझे मारने का प्लान बना रहा है। तभी दो आदमी रीचर को रास्ते में रोककर कहते हैं कि सेनेटर आपसे मिलना चाहते हैं। सेनेटर को पता चल चुका था कि रीचर ने उसके पीए को ड्रग केस में फंसाया है। सेनेटर रीचर से कहता है न्यू एज की मिसाइलें आतंकवादियों के हाथ न लगे, इसलिए तुम्हें वो मिसाइलें ढूंढकर लानी होंगी। ये काम तुम्हें चुपचाप करना है। तुम मेरी टीम की मदद ले सकते हो। इसके बाद पूरी टीम फ्रांस के फ्यूनरल में शामिल होती है। वहाँ वो सोचते हैं कि इतने सारे हथियारों को न्यूयॉर्क से बाहर ले जाना आसान नहीं है। निगली कहती है कि प्राइवेट जेट्स के जरिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को रिश्वत देकर इन्हें आसानी से बाहर भेजा जा सकता है। तभी रीचर की नजर दो स्नाइपर्स पर पड़ती है। वो तुरंत सबको अलर्ट करता है। रूसो फ्रांस की पत्नी और बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाता है। निगली, डिक्सन, ओडोनेल और रीचर स्नाइपर्स पर जवाबी हमला कर देते हैं। निगली दो गुंडों को मार गिराती है। एक स्नाइपर कार लेकर भागने की कोशिश करता है। तभी रूसो कार लेकर आता है और रीचर को बिठाकर उसका पीछा करता है। वो उस स्नाइपर को घेर लेते हैं। रीचर उसकी गर्दन मरोड़ कर पूछता है, तुझे किसने भेजा। स्नाइपर डर कर बताता है कि उसे स्वान ने भेजा है। रीचर पूछता है, तुझे पूरे पैसे मिल गए। वो कहता है नहीं, 50% एडवांस मिला है, बाकी 50% काम खत्म होने के बाद एक एड्रेस पर मिलेगा। रिचर और ओडोनेल उस स्नाइपर को उसी एड्रेस पर भेजते हैं और खुद बाहर रुकते हैं। जैसे ही वो गुंडा अंदर आता है, वो पूरा ठिकाना एक बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ जाता है। धमाके के बाद ओडोनेल चिल्लाता है, अब तो मान जाओ, ये सब स्वान ही करवा रहा है। लेकिन रिचर कड़क आवाज में कहता है, बिना किसी ठोस सबूत के मैं स्वान पर शक नहीं करूंगा, मुझे अब भी उस पर भरोसा है। तभी रूसो अंदर से आकर बताता है कि अंदर सिर्फ उस स्नाइपर की लाश है। ऐसा बॉम्ब कोई मिलिट्री एक्सपर्ट ही प्लान कर सकता है। रिचर गुस्से में कहता है, तुझसे कोई पक्का सबूत दिया तो नहीं जाता, बस अंदाजे लगाता रहता है। तभी रूसो को फोन आता है कि पुलिस को हाईवे पर मार्लो की लावारिस कार मिली है। पूरी टीम वहां पहुंचती है। रूसो कहता है कि मुझे दूसरा काम है और वो वहां से चला जाता है। कार एक सुपरमार्केट के पास खड़ी थी जहां सीसीटीवी नहीं थे। रिचर दिमाग लगाता है कि इतना लंबा सफर तय करने के बाद मार्लो ने सुपरमार्केट से कुछ खाने पीने का सामान जरूर खरीदा होगा। वो अंदर जाकर उस समय का फुटेज चेक करते हैं तो मार्लो और उसकी बेटी सामान खरीदती हुई दिख जाती है। डिक्सन पूछती है, इससे एड्रेस कैसे मिलेगा। निगली जूम करके देखती है कि उसकी बेटी फोन पर एक गेम खेल रही थी। निगली कहती है, ये गेम मैं भी खेलती हूँ, अगर हम इसकी गेमिंग आईडी निकाल लें तो आईपी एड्रेस से इसका नया ठिकाना ढूंढ सकते हैं। रिचर को ये सब समझ नहीं आता। वो कहता है, तुम बस एड्रेस निकालो, मैं सोने जा रहा हूँ। निगली उस गेमिंग आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। जैसे ही बच्ची गेम चालू करती है, निगली आईपी एड्रेस ट्रैक करके उनका घर ढूंढ लेती है। पूरी टीम मार्लो के नए घर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ रूसो अपने बॉस मार्शन के घर उससे मिलने पहुंचता है। रूसो सीधे अपने बॉस मार्शन के घर पहुंचकर उस पर भड़कते हुए कहता है, मैंने रिचर और उसकी टीम के बॉस्टन जाने की बात आपके अलावा किसी से नहीं कही थी। वहां उन पर लैंगस्टन के गुंडों ने हमला किया। मुझे सब समझ आ रहा है कि आपके और लैंगस्टन के बीच क्या खिचड़ी पकड़ी है। आप खुद सच बता रहे हैं या मैं अपने तरीके से उगलवाऊं। जब मार्शन रॉब झाड़ने की कोशिश करता है तो रूसो उसे साफ चेतावनी देता है, अगर आज आपने सच नहीं बोला तो कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आपका सारा कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दूंगा। फंसता देखकर मार्शन सच उगल देता है। वो कहता है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर तुम मान जाओ तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। वैसे भी इन मिसाइलों से हमारे देश को कोई नुकसान नहीं होगा, ये तो विदेशों में बेची जाएंगी। ये सुनकर रूसो का खून खौल उठता है। वो चिल्लाता है, मेरे पिता एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तरह शहीद हुए थे और मैं भी उन्हीं की तरह ईमानदार रहकर मरूंगा। अपने इस भ्रष्टाचार में मुझे शामिल करने की कोशिश मत करना। और ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। उधर रिचर और उसकी टीम मार्लो के नए ठिकाने पर पहुंचकर उसे घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि तूने हमें डेनवर का गलत एड्रेस दिया था, जहां 4 गुंडे हमें मारने के लिए पहले से तैयार बैठे थे। सच बता, तूने हमें मरवाने का प्लान क्यों बनाया। मार्लो घबरा कर कहती है, मैंने वो एड्रेस नहीं दिया था, वो लैंगस्टन का दिया हुआ ठिकाना था। तभी ओडोनेल कहता है, इसका मतलब स्वान भी इस सब में शामिल है। मार्लो तुरंत जवाब देती है, नहीं, स्वान तो इस पूरे खेल को रोकने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम उसके सच्चे दोस्त होते तो तुम्हें अच्छे से पता होता कि वो कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। ये सुनकर रिचर गर्व से कहता है, मुझे तो उस पर पूरा यकीन है, लेकिन यहाँ बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा। स्वान को मैंने खुद अपनी टीम में चुना था। मार्लो आगे बताती है कि स्वान के यहाँ आने के बाद ही हमें इस घोटाले का पता चला। लैंगस्टन और उसकी पूरी टीम एक्स कॉप हैं।
जो रिटायर होकर यहाँ आए हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही भ्रष्ट था। स्वान ने पकड़ा था कि न्यू एज कंपनी के कुछ इंजीनियर्स अच्छी मिसाइल चिप्स को डिफेक्टिव बताकर चुराते हैं और ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। जब स्वान ने ये बात लैंगस्टन को बताई और फिर मुझे बताई तो उसने कहा कि इस पूरे नेटवर्क को पकड़ने के लिए वो अपने मिलिट्री के दोस्तों को बुलाएगा, यानी रिचर और उसकी टीम को। लेकिन उस बात के 2 दिन बाद से स्वान अचानक गायब हो गया। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। रिचर बताता है कि स्वान अभी भी जिंदा है क्योंकि कल ही उसने मिसाइल शिपमेंट के पेपर्स पर साइन किए हैं। ये सुनकर मार्लो को थोड़ी राहत मिलती है। वो आगे बताती है कि लैंगस्टन ने उसे चुप रहने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे और कहा था कि तुम्हारी पूरी फैमिली सेटल हो जाएगी। वही पैसे उसके घर पर छूटे थे, लेकिन लैंगस्टन एक एक्स कॉप है। उसके कनेक्शन सारे शूटर्स और कातिलों से हैं, इसलिए वो डरकर भाग गई थी। रिचर उसे कहता है तुम्हें हमारी एक आखिरी मदद करनी होगी। रिचर के कहे अनुसार मार्लो लैंगस्टन को फोन मिलाकर रोने का नाटक करती है। रिचर और उसकी टीम मेरे पीछे पड़ी है, आप मुझे बचा लीजिए, मैं एक मोटल में छिपी हूँ, जल्दी आइए। लैंगस्टन कहता है तुम वही रुको, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। इसके बाद प्लान बनता है कि मार्लो की बेटी को रूसो के साथ सुरक्षित भेज दिया जाएगा। रूसो चिढ़कर कहता है अब तू मुझसे बेबी सिटिंग भी करवाएगा। रिचर उसे कहता है हम लैंगस्टन को जाल में फंसा रहे हैं और मुझे अपनी पूरी टीम की जरूरत है। इस बच्ची को खतरे में नहीं डाल सकते और तेरे अलावा मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। रूसो बताता है कि वो बच्ची को लेकर स्टैटन आइलैंड अपने भाई के घर जा रहा है क्योंकि उसने अपने बॉस मार्शन को बहुत सुनाया और अब पुलिस डिपार्टमेंट उसके लिए सुरक्षित नहीं है। रिचर कहता है तेरा वहां से निकलना ही सही है। फिर वो मुस्कुराते हुए रूसो से कहता है तू एक ईमानदार पुलिस वाला है, इसलिए जब हमारे बीच फाइट होगी तो पहला मुक्का मारने का हक तेरा होगा, मैं पलटकर वार नहीं करूंगा। रूसो हंसकर कहता है मुझे दूसरे मौके की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले मुक्के में तुझे नॉकआउट कर दूंगा। रिचर भी मुस्कुरा कर वहां से निकल जाता है। प्लान के मुताबिक वो मार्लो को बीच मैदान में खड़ा करते हैं और चारों कोने में छिप जाते हैं। मार्लो की जेब में ऑन करके फोन रख दिया जाता है ताकि उसे इंस्ट्रक्शन दिया जा सके। दूसरी तरफ रूसो बच्ची को कार में बिठाकर निकल ही रहा होता है कि उसे एहसास होता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। वो बच्ची से कहता है पीछे की सीट पर नीचे झुककर बैठ जाओ। उधर रिचर की टीम का प्लान सही बैठता है और लैंगस्टन अपने 4 गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। तभी रास्ते में रूसो की कार पर पीछा कर रहे गुंडे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। रूसो गाड़ी चलाते चलाते नीगली को कॉल करके अपनी लोकेशन और हमले की जानकारी देता है। ये सब मार्लो के फोन के जरिए लाउडस्पीकर पर लैंगस्टन भी सुन लेता है। मार्लो अपनी बेटी का नाम सुनकर घबरा कर चिल्लाने लगती है। लैंगस्टन तुरंत समझ जाता है ये छलावा है, ये एम्बुश है और वो अपनी गन निकाल लेता है। रिचर समझ जाता है कि खेल बिगड़ चुका है। वो तुरंत झपट कर मार्लो को खींचकर सुरक्षित जगह ले जाता है। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। रिचर चिल्लाकर अपनी टीम से कहता है तुम तीनों तुरंत जाओ और रूसो और उस बच्ची की जान बचाओ, इन गुंडों को मैं अकेले संभाल लूंगा। रिचर, डिक्सन और ओडोनल तुरंत कार निकालकर रूसो की तरफ भागते हैं। रिचर अकेला ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और छिप छिप कर लैंगस्टन के आदमियों पर गोलियां बरसाने लगता है। गाड़ी चलाते हुए नीगली रूसो से कहती है तुम वेस्ट की तरफ बढ़ो, हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। यहाँ रिचर एक एक करके सारे गुंडों को ढेर कर देता है। लैंगस्टन अकेला बचता है लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर छिप जाता है। रिचर उसका फोन मिलाकर उसकी रिंगटोन की आवाज से उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पीछा छुड़ाते छुड़ाते रूसो की कार एक डेड एंड में फंस जाती है। आगे रास्ता ही नहीं था। रूसो कार से उतरता है, बच्ची का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरी बात सुनो, अपनी आंखें बंद करो और जितनी तेजी से भाग सकती हो भाग जाओ। बच्ची रोते हुए कहती है मुझे डर लग रहा है। रूसो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस हिम्मत रखकर भागो। बच्ची को बचाने के लिए रूसो खुद को कवर से बाहर निकालता है और सामने से आ रहे 3 गुंडों पर गोलियां चलाना शुरू करता है। अपनी जान की बाजी लगाकर रूसो 2 गुंडों को मौके पर ही ढेर कर देता है, लेकिन इस आमने सामने की मुठभेड़ में उसे भी कई गोलियां लग जाती हैं। गुंडे रूसो को गोलियों से भून डालते हैं। तभी एक गुंडा देखता है कि मार्लो की बेटी भाग रही है। वो दौड़कर बच्ची का रास्ता रोकता है और सीधे उसकी कनपट्टी पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन 1 सेकंड में नीगली अपनी तेज रफ्तार कार से उस गुंडे को ऐसी टक्कर मारती है कि वो गाड़ी के साथ ही कुचल जाता है। उधर रिचर ने लैंगस्टन को घेर कर लगभग पकड़ लिया था। उसे लगता है कि अब खेल खत्म, लेकिन तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर आता है और लैंगस्टन को ऊपर खींच कर ले जाता है। रिचर हेलीकॉप्टर पर लगातार गोलियां बरसाता है लेकिन लैंगस्टन बचकर भाग निकलता है। दूसरी तरफ रूसो खून से लथपथ पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। नीगली और बाकी सब तुरंत 911 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाते हैं। तड़पते हुए रूसो ने नीगली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। नीगली, जिसे किसी को छूने से सख्त परहेज था, अपने इस डर और आदत को दरकिनार कर देती है। वो झुककर रूसो का हाथ थाम लेती है और उसे पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई देती है।
इसके बाद डिक्सन एक महफूज जगह बताती है जहाँ लैंगस्टन कभी मार्लो और उसकी बेटी को ढूंढ नहीं पाएगा। पूरी टीम उन्हें सुरक्षित उस जगह के लिए रवाना कर देती है। अब रीचर और निगली अपने भ्रष्ट बॉस मार्शन के घर पहुंचते हैं। निगली को बाहर कार में बिठाकर रीचर अकेला अंदर जाता है। मार्शन अपना बैग पैक करके शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। रीचर को देखते ही वो अपनी गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रीचर ठंडे लहजे में कहता है, अगर तूने उस बंदूक को हाथ भी लगाया तो तू यहीं ढेर हो जाएगा। मार्शन डर में वहीं जम जाता है। रिचर्ड कड़क आवाज में कहता है, तेरे लालच की वजह से आज एक ईमानदार ऑफिसर मारा गया। मार्शन घबराकर सफाई देता है, मुझे रूसो की मौत का नहीं पता था, मैं सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा था, मैंने ये नहीं सोचा था कि वो मारा जाएगा। रिचर्ड उसे सिर्फ 2 ऑप्शन देता है, या तो चुपचाप पुलिस के सामने सरेंडर कर दे या फिर मुझसे फाइट कर। जैसे ही मार्शन टेबल पर रखी गन की तरफ लपकता है, रिचर्ड जोरदार लात मारकर टेबल से ही उसे दबा देता है। फिर उसकी गर्दन दबोचकर पूछता है, बता लिटिल विंग की मिसाइलें कब और कहां डिलीवर हो रही हैं? उनका खरीदार कौन है? मार्शन दर्द में कांपते हुए कहता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। ग्रांट नाम का एक आदमी है, वही सब जानता है, लेकिन आज सुबह एक कार एक्सीडेंट में वो घायल हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये वही ग्रांट था जिसे निगली ने अपनी कार से उड़ाया था। बात पूरी होते ही मार्शन फिर से गन उठाकर रीचर पर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन रीचर पलक झपकते ही उसके माथे में 2 गोलियां मारकर उसे वहीं ढेर कर देता है। कमरे में पैसों से भरा बैग पड़ा था। रिचर उसमें से सिर्फ एक गड्डी निकालता है और बाहर आकर निगली को थमाते हुए मुस्कुराकर कहता है, लो तुमसे जो उधार पैसे लिए थे वो हिसाब बराबर हुआ। अब ग्रांट से सच उगलवाने के लिए रिचर और निगली डॉक्टर का भेष बदलकर हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं। रिचर उसे टॉर्चर करता है, तब जाकर वो बस इतना बताता है कि उस खरीदार का असली नाम नहीं पता, लेकिन अगली सुबह ठीक 5 बजे खरीदार डील करने आ रहा है। रूसो की मौत की वजह यह भी था, इसलिए रिचर उसे जिंदा छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो एक खाली सिरिंज लेता है और उसकी नस में हवा का इंजेक्शन ठोककर उसे साइलेंट मौत दे देता है। हॉस्पिटल के बाहर निकलते वक्त रिचर की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उन्हीं की तरह फर्जी डॉक्टर की तरह कोट पहनकर अंदर जा रहा था। रिचर और निगली तुरंत समझ जाते हैं कि वो लैंगस्टन का शूटर है। दोनों अलग अलग दिशाओं में उसका पीछा करते हैं। निगली एक कमरे में उसे घेर लेती है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। आवाज सुनकर रिचर अंदर आता है और एक ही झटके में उस शूटर को मार डालता है। रिचर उस शूटर के जेब से फोन निकालता है और लैंगस्टन को कॉल मिलाता है। रिचर कहता है, तेरा ये आदमी भी मारा गया, अगला नंबर तेरा है, तू जहां भी मिलेगा तुझे ठोक दूंगा। लैंगस्टन शातिर अंदाज में हंसता है, मुझे पता था तू उसे मार देगा, इसलिए मैंने तेरे दोस्तों को डिक्सन और ओ'डैनियल को पकड़कर बंधक बना लिया है। अगर उन्हें जिंदा देखना है तो तू और वो लड़की आज रात ही मेरी फैसिलिटी में पहुंच जाओ। रिचर तुरंत दिमाग चलाता है और झूठ बोलता है, तूने जिस आदमी को भेजा था उसने निगली को मार दिया, फिर मैंने तेरे आदमी को निपटा दिया। अब मैं अकेला बचा हूँ, जब मैं वहां आऊंगा तो पहले अपने दोस्तों को जिंदा देखूंगा, तभी अंदर कदम रखूंगा। लैंगस्टन कहता है, ठीक है, अगर तूने चालाकी नहीं की तो तेरे दोस्तों को कुछ नहीं होगा। कॉल कटने के बाद निगली चिंता में कहती है, वो एक्स कॉप है, उसे पता लगाने में कितना टाइम लगेगा कि हॉस्पिटल में सिर्फ 1 लाश मिली है, 2 नहीं। रिचर कहता है, हाँ वो जल्दी समझ जाएगा, लेकिन तब तक मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। इसके बाद रिचर उस सेनेटर को फोन मिलाता है, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपकी सिक्योरिटी के 4 हथियारबंद आदमी चाहिए। सेनेटर डायलॉग मारने लगता है, मैं देश और जनता के लिए काम करता हूँ। रिचर उसकी बात काट कर कहता है, ये भाषण किसी पादरी को देना, मेरे पास टाइम नहीं है, आदमी भेजो, मिसाइल मिल जाएंगी। रात में रिचर और निगली दूरबीन से लैंगस्टन की फैसिलिटी पर नजर रखते हैं। निगली देखती है कि वहां बहुत सख्त पहरा है और कहती है, अंदर जाना सुसाइड जैसा है, ऐसा लग रहा है जैसे आज हमारी 110वीं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का आखिरी दिन है। रिचर शांत होकर कहता है, जब मेरी सबसे बेहतरीन सोल्जर बाहर मेरा बैकअप बनकर खड़ी हो तो मैं किसी भी मौत के कुएं में कूद सकता हूँ। रिचर निहत्था होकर फैसिलिटी के मेन गेट पर पहुंचता है। लैंगस्टन स्ट्रेचर पर बंधे डिक्सन और ओ'डैनियल को बाहर लाकर दिखाता है। अपने साथियों को सही सलामत देखकर रिचर सरेंडर कर देता है और अंदर चला जाता है। रिचर को अच्छे से पता था कि फ्रांस के साथ क्या हुआ था और उसके साथ भी वही होने वाला है, फिर भी वो दोस्तों के लिए अंदर गया। अंदर ले जाकर गार्ड्स रिचर के हाथ बांध देते हैं। तभी लैंगस्टन को एक कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। गार्ड्स रिचर को खींचकर स्ट्रेचर पर लिटाने की कोशिश करते हैं। रिचर मना करता है तो हाथापाई शुरू हो जाती है। हाथ बंधे होने के बावजूद रिचर अपने सिर से जोरदार टक्कर मार मार कर 2 गुंडों के पैर तोड़ देता है। तभी लैंगस्टन गन लेकर अंदर आता है और बंदूक की नोक पर रिचर को रोक देता है।
लैंगस्टन गुस्से में चिल्लाता है, हॉस्पिटल में सिर्फ एक बॉडी मिली, मतलब कि नीगली जिंदा है, तूने मुझसे झूठ बोला। रीचर बेफिक्र होकर मुस्कुराता है, अब तुझे सच पता चल ही गया है तो तू मुझे गोली नहीं मार सकता, क्योंकि जब तक मेरी टीम का एक भी बंदा बाहर है तू अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहेगा। लैंगस्टन बौखला जाता है, तुझे नहीं मार सकता लेकिन इसे तो मार सकता हूँ, और वो बंदूक नीचे करके ओ'डonnell के पैर में गोली मार देता है। फिर लैंगस्टन अपने गुंडों से कहता है, चाकू से इस गोली को बाहर निकालो, हमारे खिलाफ कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं बचना चाहिए। गुंडे बिना किसी एनेस्थेसिया के चाकू से ओ'डonnell के पैर से गोली निकालने लगते हैं। लैंगस्टन चिढ़कर कहता है, मैं तो आसानी से पैसे कमाकर रिटायरमेंट की लाइफ जीने वाला था, लेकिन इस स्वान को सब बात पता चल गई और वो अपने इस दोस्त को बीच में ले आया, मतलब रीचर को। तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा क्रिमिनल बनने पर मजबूर कर दिया। लैंगस्टन ताना मारते हुए रीचर से कहता है कि तूने जिन लोगों को ट्रेन किया है वो सब तेरे जैसे ही सरफिरे और ईमानदार हैं, कोई रिश्वत नहीं लेता, सब ईमानदार का पाठ पढ़ाते हैं। वो मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस डील के बाद मैं तो पैसे लेकर उड़ जाऊंगा और सारा इल्जाम स्वान पर आएगा। रिचर्ड जब पूछता है स्वान कहाँ है तो लैंगस्टन दराज खोलकर एक कांच की बोतल निकालता है जिसमें स्वान की कटी हुई आंख और उंगलियां रखी हुई थी। वो हंसकर कहता है, आयरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट्स के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी नहीं था। मेरे जाने के बाद पुलिस सब जगह स्वान को ही ढूंढती रह जाएगी। उधर बाहर नीगली स्नाइपर से 2 गार्ड्स को ढेर कर देती है और सेनेटर के भेजे 3 सिपाही भी मदद के लिए आगे आते हैं। लैंगस्टन अपने गुंडों से डिक्सन और ओ'डonnell को जबरदस्ती हेलीकॉप्टर में लादने को बोलता है। नीगली ये सब देख लेती है। लैंगस्टन स्वान की आंख को फ्लश कर देता है, सारे हार्ड ड्राइव समेटता और भागने की तैयारी करता है। इधर रीचर अपने बूट में छिपे एक छोटे से तार से अपने हाथ खोलने की कोशिश में लगा होता है। तभी बाहर से तेज म्यूजिक बजने लगता है। लैंगस्टन 2 गुंडों को बाहर देखता है जहां नीगली कार में बैठकर बियर पी रही होती है। गुंडे उसे हटने को बोलते हैं लेकिन नीगली उन्हें मिडिल फिंगर दिखा देती है और पास आते ही दोनों को गोली मार देती है। उसी वक्त सेनेटर के आदमी मेन पावर कट कर देते हैं जिससे पूरी फैसिलिटी में अंधेरा छा जाता है। रिचर अपने हाथ आजाद करके तबाही मचाना शुरू कर देता है और नीगली भी अंदर घुसकर गोलियां बरसाने लगती है, लेकिन लैंगस्टन हेलीकॉप्टर में बैठकर भागने लगता है। रिचर भागकर टेक ऑफ करते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और हवा में लटक जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर लैंगस्टन डिक्सन को नीचे फेंकने की कोशिश करता है, तभी रिचर अंदर घुस जाता है। एक गुंडा रिचर पर हमला करता है लेकिन डिक्सन खुद को आजाद करके उस गुंडे को संभाल लेती है। रिचर पूरे गुस्से में लैंगस्टन को पीट पीट कर अधमरा कर देता है। लैंगस्टन चिल्लाता है कि अगर तूने मुझे मार दिया तो तुम्हें मिसाइल के खरीदार का पता नहीं चलेगा, लेकिन रिचर कहता है कि मुझे खरीदार की कोई परवाह नहीं। इसके बाद रिचर उसे उसी तरह हवा में तड़पाते हुए नीचे फेंक देता है जैसे उसने फ्रांस को फेंका था। ओ'डonnell पूछता है, अब खरीदार का पता कैसे चलेगा? तो रिचर बताता है कि पायलट को सब पता है। डर के मारे पायलट बताता है कि उसे खरीदार का नाम नहीं पता लेकिन लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं। वो उन्हें उसी जगह ले जाता है। जैसे ही हथियार खरीदार एएम वहां पहुंचता है, रिचर की टीम उसे घेर लेती है। एएम नाटक करने की कोशिश करता है लेकिन रिचर कहता है, सुना है तू एक भूत है तो अब भूत बनकर ही भटक। इसके बाद पूरी टीम गोलियों से एएम को छलनी कर देती है। फिर नीगली रॉकेट लॉन्चर उठाती है। वहां मौजूद इंजीनियर और पायलट गिड़गिड़ाते हैं कि वो सिर्फ नौकरी कर रहे थे। रिचर उन्हें हेलीकॉप्टर से भागने का मौका देता है। जैसे ही वो उड़ान भरते हैं, नीगली उसी लिटिल विंग मिसाइल को लॉन्चर में लोड करके हेलीकॉप्टर पर फायर कर देती है। मिसाइल पहले टारगेट मिस करती है और फिर रिबूट होकर सीधे हेलीकॉप्टर से टकराती है जिससे वो हवा में ही फट जाता है। सब खत्म होने के बाद सेनेटर के गार्ड्स रिचर पर बंदूक तान देते हैं। रिचर हंसकर कहता है, तुमने बंदूक तानने में बहुत देर कर दी, मैंने होमलैंड सिक्योरिटी को भी कॉल कर दिया। तभी बाहर पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। रिचर सेनेटर को फोन करके चेतावनी देता है कि काम हो गया और अब होमलैंड सिक्योरिटी तेरे घर पर पहुंच रही है। जब ऑफिसर $65 मिलियन के बारे में पूछते हैं तो रिचर साफ मुकर जाता है। रिचर्ड ने वो पूरा $65 मिलियन चुरा लिया था। वो उस पैसों का बंटवारा पूरे दिल से करता है। वो रूसो, सैंचेज और ओरोस्को के परिवार को करोड़ों रुपए भिजवाता है। नीगली के बीमार पिता के लिए परमानेंट नर्स का इंतजाम करता है। फ्रांस के परिवार को भी पैसे देता है। ओ'डonnell के बच्चे की पूरी कॉलेज फीस जमा करवाता है और डिक्सन को नई सिक्योरिटी कंपनी खोलने का फंड देता है। जब सब पूछते हैं कि तूने अपने लिए क्या रखा तो रिचर बस एक नया टूथब्रश मांगता है। आखिर में सब साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं और अपनी मिलिट्री के दिनों की तरह एक यादगार ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। इसी के साथ रिचर सीजन 2 यहीं पर एंड होती है। सीजन 3 जल्दी आने वाला है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।